जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़। ब्राइट शेडोज़ में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी पे। आज हमारे मेहमान हैं जनाब नौमान अब्दुल मजीद साहब, जो एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एज वेल एज इकनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। नौमान साहब, आपकी कोई जब आपने बेसिक की डिग्री ली थी इकोनॉमिक्स में या अकाउंटेंसी में, उसके बाद से लेके यू हैव स्पेंट अ नंबर ऑफ ईयर्स, और जिसमें आप मेनली फाइनेंस प्रोफेशन में रहे और फिर उसके बाद ओमान में भी रहे। आई वांट टू नो कि इन पिछले कोई 20 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले क्या थी, 20 साल पहले ड्यूरिंग द टर्म क्या रही, जब आप बाहर थे तो आप कैसे देखते थे पाकिस्तान इकोनॉमी को, और आज आप कैसे देखते हैं? सर आप बताइएगा क्या प्रोग्रेस रही, और आज जो हमारी जो इतने जो सारी जो चीज़ें न्यूज़ में सुनाई देती हैं उस पर क्या रियलिटी है। जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन हमें लगता है कि हम बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा स्टैगफ्लेशन की भी बातें हो रही हैं, उस तरफ चले गए। जो रुपी है हमारा बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गया है, कोई हम लगता है कि हम 200 करोड़ ना कर जाएं। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोविड के वक्त तो बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब फिर उनमें बड़ी क्या कहते हैं इंक्लाइनिंग ट्रेंड आ गया है। और ख़ासतौर पे अगर हम रिसेंट टी बिल्स का कट ऑफ देखें, इसी तरह कल जो है वो जो नेशनल सेविंग स्कीम्स के भी रेट बढ़ गए। सो ओवरऑल एक व्यू दीजिएगा, हाउ वाज द इकोनॉमी 20 ईयर्स अगो एंड हाउ इट इज़ नाउ, और आपके क्या इसमें व्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शायद किसी भी इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर होता है, खाका होता है कि द वे इकॉनमी वर्क्स, इसको डेवलप होने में 15 से 20 साल लगते हैं। आप जब इकॉनमी के सर्टेन सेक्टर्स में, शोबों में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के जो नताइज सामने नज़र आना शुरू होते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, लोकल प्रोडक्टिविटी हो, तो वो जो है आपको 15 से 20 साल में नज़र आते हैं किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव के। यानी फॉर एग्जांपल अगर नॉलेज इकॉनमी की बात करें, अगर आज आप नॉलेज इकॉनमी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो वो एक दिन में उसके नताइज नहीं आ जाते, उसको नताइज को आने में टाइम लगता है। आप एक बेसिक सी मिसाल लें कि अगर आप एक इंडस्ट्री लगाने जाए ना, सिर्फ एक इंडस्ट्री, तो उस एक इंडस्ट्री को लगाने में भी कम से कम 5 साल का अरसा दरकार होता है, जिसके अंदर आप उसकी लैंड प्रोक्योर करते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं, फिर इसकी इंस्टॉलेशन होती है, ऑपरेशन होती है, फिर प्रोजेक्ट जाता है, 5 साल लगते हैं। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें, यानी मैसिव लेवल पे हो या नॉलेज इकोनॉमी की क्रिएशन की बात हो, तो इट्स इवन लॉन्गर प्रोसेस। आप देखें 1979 में जब चाइना ने अपना रिफॉर्म्स का प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो उसके बाद 15-20 सालों में, 25 सालों में उसके नताइज नजर आना शुरू हुए, और आज उसके नेक्स्ट जनरेशन में चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। अगर आप 20 सालों में की आपने बात की ना, अच्छा सवाल किया आपने, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हमने 20 सालों में अपनी नॉलेज इकोनॉमी के अंदर अपने जो इकोनॉमी का जो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ हो, एजुकेशन हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया। आप देख लें कि हमारी सर्विस सेक्टर की, हम ज़िंदगी के तमाम शोबे, इकोनॉमी के तमाम शोबों में पीछे हैं। हमारी सर्विस सेक्टर की इंपोर्ट्स भी नेग्लिजिबल हैं, हमारी फिजिकल एक्सपोर्ट्स भी नेग्लिजिबल हैं। आप ये देखें कि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर हम कोई ख़ास काम ना कर सके। हम टेक्नोलॉजी के माप के मैदान में भी काफ़ी पीछे हैं। हमारा जो एग्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी यील्ड्स भी दुनिया में कम तरीन है। हमारा टूरिज्म भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप देखें ना कि एज ए होल अगर ये हो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ सेक्टर अच्छे जा रहे हो, कुछ सेक्टर अच्छे ना जा रहे हो, तो चीज़ें एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं। यही वजह है कि ये सारी चीज़ें आज, अब देखें ना, 27 करोड़ 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है। उन लोगों ने कंजम्पशन भी करनी, सब कुछ करना है, लेकिन इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी, एक एग्री इकॉनमी होने के बावजूद, आज हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फूड इंपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर जो है 2021 में तकरीबन $8 बिलियन की हमने जो है फूड इंपोर्ट्स की थी। आज भी हम कंज्यूमर गुड्स और फूड इंपोर्ट बेतहाशा कर रहे हैं। यही वो चीज़ है जिसका इम्पैक्ट जो है वो इकॉनमी में, इन्फ्लेशन में भी नज़र आ रहा है, आपकी रुपये की डेप्रिसिएशन में भी नज़र आ रहा है। क्योंकि कोई भी इकॉनमी जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा हो और जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट हो और जहाँ पे लोकल परचेजिंग पावर हो, देखिए ना, हमारे यहाँ पे गुर्बत अपनी जगह है, लेकिन अमीर आदमी जो अपर तबका है उसकी परचेजिंग पावर तो अपनी जगह मौजूद है। 23 करोड़ की आबादी का अगर आप 10% तबका भी आप लगा रहे हैं जो कि अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास है, तो भी तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बन जाते हैं। इसको आप 20% लगा दो तो 5 करोड़ लोग बन जाते हैं। अब वो अगर खुले हाथों से स्पेंड कर रहे हैं और इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंस है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो है इकॉनमी में जो है आपका स्टेबलाइजेशन आएगी, अगर हर बंदे को इंपोर्टेड चीज़ें चाहिए? तो यही वो चीज़ है कि जो आपकी इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट कर रही है, आपकी रुपये की डेप्रिसिएशन पे भी इम्पैक्ट कर रही है। तो 20 साल में हमने कुछ नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, और आज क्या हमारी तैयारी है? आज हम एटलीस्ट क्या 5 सालों के लिए भी हम सोचते हैं?
देखिए ये एक अलमिया है हमारे साथ, हमारे साथ अलमियों की दास्तान है हमारे मुल्क के अंदर कि हमारी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। हमारे यहाँ प्लानिंग हमेशा एड हॉक बेसिस पर होती है, शॉर्ट टर्म बेसिस पर होती है। ठीक है, जब ये गवर्नमेंट आई थी, इनका इकोनॉमिक विजन और इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस अच्छी थी कि उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की, लोकलाइजेशन की बात की, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव भी बहुत सारे दिए, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट होते होते भी नज़र आने में अगले 4-5 साल लगेंगे कि कितना है। लेकिन हमें जो इस वक्त नज़र आ रहा है कि हम आज हम जहाँ पे खड़े हैं मार्केट्स में जो अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की या मार्केट में जो अनसर्टेनिटी उसकी बात करें तो या जो रुपये नीचे जा रहा है उसकी बात करें तो बुनियादी तौर पर इसकी दो वजूहत हैं अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें। एक तो है इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और दूसरी वजह है इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। समटाइम्स क्या होता है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस वीक होता है। नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस? इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस मींस बिजनेस कॉन्फिडेंस कि बिजनेसमैन क्या फोर्सी कर रहा है इकोनॉमी को। अगर आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल एक सेकंड, आपके फंडामेंटल्स के ऊपर ही बेस्ड होगा ना आपका नहीं, इसमें होता है थोड़ा सा परसेप्शन मैनेजमेंट भी एक चीज होती है इसके अंदर, जरूरी नहीं होता। बहुत सारी चीजों में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके नवंबर के फिगर्स खराब आए, लेकिन अगर बिजनेसमैन को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ये वन ऑफ था और ये 3 महीने के बाद जो है बेसिकली या 2 महीने बाद ये चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी। व्हिच मींस कि देयर इज अ पैटर्न जो कि वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। मैं इसको यूं समझता हूं, पैटर्न जब तक अनसर्टेनिटी होगी पैटर्न बिल्ड नहीं होगा। देखिए मैं इसको यूं कहता हूं कि इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस और इकोनॉमिक फंडामेंटल को दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है। फॉर एग्जांपल आज इसकी मिसाल यूं लें कि अगर आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक हैं लेकिन किसी वजह से थोड़ा बहुत उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है 1-2 महीने का और ये चीज़ आप मार्केट को सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो मार्केट उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगी। मार्केट को भी पता है कि ठीक है ये इट्स अ टेम्पररी फिनोमेना, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका बिजनेस फंडामेंटल्स वीक भी हो और गवर्नमेंट मार्केट को कॉन्फिडेंस दे दे, समटाइम्स ये होता है ना कि बेसिकली फंडामेंटल्स ठीक होते हैं और कॉन्फिडेंस खराब होता है, ऐसा भी होता है। समटाइम्स फंडामेंटल्स खराब होते हैं फिर भी कॉन्फिडेंस को गवर्नमेंट जो है मैनेज कर लेती है। इस वक्त मसला दोनों हो रहा है कि फंडामेंटल्स में भी वीकनेस है और मार्केट कॉन्फिडेंस के अंदर भी वीकनेस है। उसकी वजह ये है, एक सेकेंड मुझे एक थोड़ा ये बताइएगा, आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ें हो, मुझे एक वो नज़र आता है लोग अनबायस्ड बात नहीं करते हैं, या तो वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं या एंटी गवर्नमेंट बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कुछ भी किया अगर वो नज़र भी आ रहा है कि उस पर कुछ मतलब से जनरली हमें एक एनालिस्ट को नज़र आता है कि ये फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, लेकिन जो प्रो गवर्नमेंट लोग होंगे वो हमेशा कहेंगे कि नहीं ये बेहतर है और ये यूं 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 इस तरह से कोई स्टोरी बिल्ड करेंगे। इस तरह एंटी लोग हैं वो अच्छी भी चीज़ होगी तो उसको वो बताएंगे कि नहीं ये तो ख़राब ही चीज़ है। तो ये तो एक दो किस्म के डिविजन्स बन गए, इसमें एक बैलेंस भी तो हमें मिल ही नहीं पा रहा। हम कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं या कैसे फंडामेंटल्स पे बात भी कर पाएंगे? देखिए हमारा ये नेशनल कैरेक्टर है, हम अपनी आम जिंदगी के अंदर भी या तो प्रो होते हैं या एंटी होते हैं, हम बैलेंस नहीं करते। सच बोलने की आदत भी ज़रा कम हो गई है हमारे अंदर, ज़रा क्या खासी कम हो गई है हमारे यहाँ। तो आप समझ लें कि ये तो पॉलिटिक्स में तो फिर भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग भी अगर आप पाकिस्तान में किसी माशरे में, आम माशरे में भी किसी से बात करेंगे ना तो आपका अंदाज़ा होगा कि लोग या तो प्रो होते हैं या एंटी होते हैं। बैलेंस व्यू लेने की हमारा जो है ना शायद हमारी साइकी में, डीएनए में कोई तब्दीली आ गई है कि हमारी आदत ही ख़त्म हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली कि मैं चाहे हमारे जर्नलिस्ट हूँ या एनालिस्ट हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, कहते हैं एनालिस्ट भी मेरी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आके अपना व्यू दे दूँ, चीज़ों को एनालाइज कर दूँ, लेट द व्यूअर्स डिसाइड कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। हमारा काम जो है प्रो या एंटी होना नहीं है और ना ही हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या पॉलिटिकल एजेंडा है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग। कमिंग बैक टू द प्रीवियस टॉक, हम जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, देखिए इस वक्त भी हमारे यहाँ मसला क्या है, जैसे कि फंडामेंटल्स की वीकनेसेस हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे परसिस्ट कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है अभी आप देखें कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने नेशनल सेविंग की रेट बढ़ा दी है, ठीक है। इट शोज़ की मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसका इम्पैक्ट चंद दिनों में नजर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेट बैंक ने कहा है कि हम 8 मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स करेंगे और कंटिन्यूस बेसिस पे रिव्यू करेंगे। अब बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि अगले 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे, वो 10% को क्रॉस करेंगे, 11% तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले प्री कोविड में ही 13% तक भी बेसिक पॉलिसी रेट चला गया था। अब बिजनेसमैन को अगर 1 साल का या 6 महीने का कॉन्फिडेंस या रोड मैप ही क्लियर नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कहाँ लेके जाएगी या स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कहाँ लेके जाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की आपको देखें तो स्टेट बैंक कह रहा है कि हमारे यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, हालांकि सिर्फ 4 से 4.5% ग्रोथ है, और जिस मुल्क की आबादी 2.5% से ग्रो कर रही हो तो उसके 4-4.5% ग्रोथ कुछ भी नहीं होती। तो स्टेट बैंक कह रहा है कि हम उसको डिमांड कंप्रेशन करेंगे। डिमांड कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, पहले आप 100 रुपये की सेल करते थे तो शायद आप 90 रुपये की सेल करेंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ
आपकी सेल जो है 100 की बजाय 110 की होनी चाहिए। लेकिन डिमांड कंप्रेशन का मतलब ये है कि आम आदमी की परचेजिंग पावर थोड़ी कम होगी और वो जाके जो है परचेजिंग कम करेगा। ये डिमांड कंप्रेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की सेल कम होगी, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी ना। अब अगर स्टेट बैंक ये कह रहा है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि हम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हैं, हम डिमांड कंप्रेशन भी कर रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा? बिजनेसमैन तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और हमें ये भी नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट का ये सिनेरियो कब रहेगा। आप चंद सालों पहले 5% रेट थे, फिर वो 13% पे चले गए, फिर वो 7% आगे चले कोविड की वजह से, अब दोबारा लग रहा है कि ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक अपनी स्टडीज के बेसिस पे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, यू कैन हाईलाइट के वेयर आई एम रॉन्ग। देखिए, बोरोइंग जो बोरोइंग है कंपोनेंट का, मेरी अपनी स्टडी ये कहती है कि गवर्नमेंट इज द मेन बोरोअर। ठीक है, जो आपकी जितनी भी बोरोइंग्स की आप उठा लें, अच्छा गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है या बैंक की लैंडिंग की भी अगर हम बात करें तो एक तो डायरेक्ट लैंडिंग होती है गवर्नमेंट को, दूसरे जो आप ये PIBs में डालते हैं, टी बिल्स में डालते हैं, ये सारे भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना। सो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हो या लैंडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हो, एक्चुअली फॉर मी इज ऑल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, 10% है कि जो आपका बिजनेस सेक्टर आपसे बोरो कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है ना मेनली। 90%, चले 80%, 80 to 90% होगा, थोड़ा सा मैं इसमें मार्जिन रख लेता हूँ, पर स्टिल 80% इज द मतलब एक मेजर पोर्शन तो वही हो गया ना। तो हम क्यों इतने इम्पैक्ट हो जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स? या सिर्फ कॉन्फिडेंस या जो हमारे जो क्या कहते हैं जो प्रेडिक्शंस, क्या सिर्फ वही मुतासिर हो रहे हैं उससे? क्योंकि मेन तो आपका इम्पैक्ट ही गवर्नमेंट को जा रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को महंगा पड़ रहा है, तो एटलीस्ट मतलब उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ही बुक्स खराब होंगी ना। देखिए गवर्नमेंट में डेफिसिट्स आएंगे ना। देखिए गवर्नमेंट की बुक्स तो खराब हो ही रही है ना इस वक्त। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर गवर्नमेंट बोरोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी तो वो भी टैक्स पेयर की मनी है ना, हमारी जो जेब से टैक्स का पैसा जाता है उसी में से जाता है, वो तो गवर्नमेंट के। लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि हमने IMF से ये एग्री किया है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं करेगी। अब होता है कि स्टेट बैंक से जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, वो जो पैसा स्टेट बैंक की जेब में जाता है तो वो रिसाइकल होकर प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है और साथ ही साथ जो है उसकी बोरोइंग कॉस्ट भी कम रहती है। और पास में नोट भी छाप लेते थे। और अब ये होता है कि स्टेट बैंक पहले कमर्शियल बैंक को देता है, फिर कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को लैंड करता है, तो कमर्शियल बैंक से मेकिंग अ किलिंग, उनके तो बेतहाशा पैसा बन रहे हैं। बिल्कुल। तो अब गवर्नमेंट का मसला क्या है कि खामोखा में मैं समझता हूँ कि IMF की इस कंडीशन की वजह से 1.5%, 3% आपने जो है जो आपका पॉलिसी रेट है ऑन टॉप ऑफ इट आपने जो है गवर्नमेंट बैंक्स को पे करना पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। जो पैसा जो है इस जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे इस्तेमाल हो सकता था, बहुत सारी और चीज़ों पे इस्तेमाल हो सकता था, वो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा के बैंकों को दे रही है। बैंक के प्रॉफिट बढ़ेंगे और आम आदमी सफ़र करेगा क्योंकि PSDP आपका, क्योंकि इसका जो इवेंचुअल नजला गिरेगा वो तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे गिरेगा। क्योंकि आप ये देखें ना कि गवर्नमेंट के पास कौन सा एवेन्यू होता है जहाँ गवर्नमेंट पैसा कम कर सकती है। गवर्नमेंट या तो डिफेंस में हम पैसा कम नहीं कर सकते, हम इंटरेस्ट रेट पे भी पैसा कम नहीं कर सकते, सॉरी जो हमारी जो डेट सर्विसिंग है उस पर भी हम पैसे कम नहीं कर सकते, हम सिविल सर्वेंट की सैलरीज में भी पैसे कम नहीं कर सकते, तनख्वाहें तो देनी है, जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस उसके ही पैसे देने हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो नजला कहाँ गिरेगा? जो फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे आती है वो सिर्फ आपके डेवलपमेंट का जो है कि जहाँ पे मतलब ये विशियस सर्कल तो हमें लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है कि ठीक होने का, अब अनलेस के कोई डायरेक्शन हमें नजर आए जी, इस तरह से तो कभी ठीक नहीं होगा जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही। देखिए बुनियादी वजह जो है ना हमारी इकोनॉमी की वो है हमारी इम्पोर्ट्स। बुनियादी अगर आप रूट कॉज में चले जाए ना इकोनॉमी की, आप सोचें कि हम IMF के पास क्यों जाते हैं? हम IMF के पास इसलिए जाते हैं, इसलिए नहीं जाता कि हमारा बजट डेफिसिट होता है, इससे हम जाते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का या करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, डॉलर कम हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई कोई और हमें डॉलर नहीं दे रहा, IMF के पास चले जाओ वरना तो हम खाली हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएगा, हम इंटरनेशनल कैसे जाएंगे? ठीक है जी। अब हम IMF के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इंपोर्ट्स में भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी हाई एंड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, यानी अमीर लोगों की अय्याशी की वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। क्योंकि जो हमारा अमीर तबका है, SUVs आ रही हैं, गाड़ियां भरी पड़ी हैं, उसके अंदर आपके सुपर मार्केट्स में चले जाएं वहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स भरी हुई हैं, आप लोकल मार्केट में चले जाएं वहाँ से जो हवाले से और जो इधर उधर से चाइना से और फार ईस्ट से माल आया है वो भरा हुआ है। तो एक सर्टेन तबके की अय्याशी की वजह से हमारा गरीब आदमी और आदमी पिस रहा है। ठीक है, जब तक आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये विशेष साइकिल चलता रहेगा। मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये है अगर आप IMF का पूरा पॉलिसी पैकेज देखें, IMF के पास हम क्यों जाते हैं? पहली बात तो ये करंट अकाउंट की वजह से,
रूट कॉज भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। अगर ये ना हो तो ना हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, ना ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, ना डेफिसिट के मसले, कुछ भी नहीं। हम अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो है मैनेज कर सकते हैं। आईएमएफ का अगर आप पूरा पॉलिसी पैकेज देखें, आईएमएफ की चाहे आप वो स्टेटमेंट्स पढ़ें या जनरली आईएमएफ का जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईएमएफ किसी भी कंट्री में जाके प्रपोज करता है उसको आप देखें, वहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ जाएगी। एक सेकंड में यहाँ रोकूंगा, इंटरेस्टिंग चीज सुनूंगा मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी ब्रेक से पहले आप बता रहे थे एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाले थे रिगार्डिंग आईएमएफ। मैं ये कह रहा था कि अगर आप आईएमएफ का पूरा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखें पिछले 30-40 सालों का, और आप उनके प्रिंसिपल्स देखेंगे जिस बेसिस पर उन्होंने अपना जो है ना वो जो इनका जो पॉलिसी फार्मूला बनाया है, और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फार्मूला वो है जो दुनिया की हर इकॉनमी जो प्रॉब्लम में होती है वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। वो इकॉनमी चाहे साउथ एशिया, हर इकॉनमी के आप जानते हैं कि फंडामेंटल्स और डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं जी। लेकिन आईएमएफ का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो हर जगह जाके अप्लाई करते हैं, इसीलिए हर जगह डिजास्टर होता है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो मैं बता रहा था वो ये है कि आईएमएफ का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, डीरेगुलेशन होनी चाहिए, डेफिसिट कंट्रोल होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जो बेंचमार्किंग है उसमें कहीं भी करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजमेंट की बेंचमार्किंग नहीं है। आईएमएफ कहता है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट है, आप उस पर काम करें। हालांकि अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भाई जिस तरह आपको उन्होंने बड़े स्पेसिफिक टारगेट दिए हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, फलानी चीज 4% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर चाहें तो करंट अकाउंट डेफिसिट के भी टारगेट रख सकते हैं। अच्छा ये इंपोर्ट बंद करें, ये करें, फलानी चीजें करें, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन मसला ये कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ गया आपका तो आईएमएफ के पास जाएंगे क्यों? अच्छा, तो इसलिए ये बड़ा बाकी जो परसेंटेजेस हैं, आर दीज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ एन इकोनॉमी या जस्ट वो जैसे एक रेशियोज होते हैं? देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए इकोनॉमिक्स में स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं ना। फॉर एग्जांपल डेफिसिट है कि डेफिसिट को एक X% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस पर डिसएग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इकोनॉमिक मॉडल को देखें ना, जब दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी तो रिकंस्ट्रक्शन हुई है, उस वक्त डेफिसिट्स वर रनिंग वेरी हाई। वजह ये थी कि अगर आपने इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आपको पैसा डालना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर। सवाल सिर्फ मसला डेफिसिट का नहीं होता। देखा ये जाता है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा रही है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की अंदर जा रही है या वो कंजम्पशन हो रही है। यानी अगर आप अपनी अयाशी कर रही है, हुकूमत अपने खर्चे बढ़ाए हुए और आप नोट पे नोट छाप के चले तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि जाहिर है कि पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट तो हो रहा है लेकिन एसेट क्रिएशन नहीं हो रही। लेकिन अगर वही डेफिसिट फाइनेंसिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है, एजुकेशन हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिससे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, तो दैट डेफिसिट इज नॉट बैड। लेकिन हमारी मसला ये है कि ये जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला आईएमएफ का कि डेफिसिट सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब नहीं जाना चाहिए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके ऊपर इसका इंपैक्ट आता है। इन्फ्लेशन का ही मामला भी कुछ ऐसा ही है कि इन्फ्लेशन में भी हेडलाइन इन्फ्लेशन देखते हैं तो साथ साथ ये देखना होता है कि इन्फ्लेशन की वजूहात क्या हैं। आईएमएफ की एक सर्टेन पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का लिंक्ड है। अब उस इन्फ्लेशन की बुनियादी वजूहात कुछ भी हो, चाहे वो कॉस्ट पुश हो, डिमांड पुल हो, वो इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से हो, लोकल मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से हो, अगर इंटरेस्ट रेट एक सर्टेन लेवल पे है तो आपने एक्सचेंज जो आपका जो इन्फ्लेशन रेट एक सर्टेन लेवल पर है तो इंटरेस्ट रेट को आपने उससे मैच करना है कि सर्टेन वो पॉजिटिव रेंज में होना चाहिए। हालांकि मेरी इन माय ओपिनियन नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव भी तो देखिए असल इन माय ओपिनियन कि आपने सब जब इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की जाती है तो ये देखना चाहिए कि भाई आपके इन्फ्लेशन के फैक्टर्स क्या हैं। अगर इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी ड्रिवन है, यानी फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत एक्सपेंशनरी है या मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया गया है और उसको हमें कर्टेल करने की जरूरत है, तो ठीक है आपको जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कॉस्ट पुश की वजह से, देखिए इन्फ्लेशन क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हुई है तो चुनाचे हम जो है लोकल में भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से इंपैक्ट आ रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोकल बिजनेस को क्यों आप तबाह कर रहे हैं? देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, एक तो हमारे पास मसला वैसे ही बैंकिंग हमारी इकोनॉमी का कितना पोर्शन जो कैश बेस्ड है। हमेशा हम कंप्लेन करते हैं कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, बोरोइंग करनी चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री। भाई अगर आपका गवर्नमेंट 11% पे बोरो कर रही है तो अगर कोई बंदा बिजनेसमैन अगर आपका जो
ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट है, उस पर अगर आप एवरेज बोरोइंग कॉस्ट लगाएं तो वो बेस रेट प्लस 4% पे होती है। yes. तो अगर बेस रेट 11% पे चल रहा है तो 15% में कौन सा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आपका फीजिबल होगा? कोई नहीं हो सकता ना। रनिंग बिजनेस भी अगर आप रन कर रहे हैं इकोनॉमिक कंप्रेशन मोड में, भी आपने स्टैग्फ्लेशन की बात की थी, इस पे स्टेट बैंक डिमांड कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो भाई अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, डिमांड कंप्रेशन है, स्टैग्फ्लेशन अगर लगता है कि हमें होने वाली है, तो भाई इस दैट केस में कौन सा बिजनेस है जो 15% जो है वो बोरोइंग कॉस्ट बैंक की बियर कर सकता है? इस पर अगर वो 11 बेस रेट पे के ऊपर 2% पे भी उठा रहा है तो भी 13% है, तो 12-13% इन हालात में कौन बंदा जो है ना इकोनॉमिक बियर कर, तो इकोनॉमिक बिजनेस तबाही होगा ना इससे। तो इसलिए इन्फ्लेशन में भी देखा यह जाता है कि इन्फ्लेशन का अंडरलाइंग कॉस्ट क्या है। अंडरलाइंग कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल मार्केट मैनिपुलेशन है, बहुत सारे माफियाज हमारे यहाँ एक्सपोज में। अब आपके जो है इन्फ्लेशन का कॉस्ट है कि मार्केट मैनिपुलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म कंट्रोल वो वीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस का इंपैक्ट है, और आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट का वो जो फैक्टर्स जो इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहे हैं उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारा चूंकि IMF से एक एग्रीमेंट है कि जो भी हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा वो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है उससे लिंक्ड है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें बढ़ाना पड़ता है। नवाज साहब एक बात बताइए जी, मैं और आप जब इन चीज़ों को समझ सकते हैं, हमसे काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जी, जो इस फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं या पास्ट में सर्व करते रहे, ठीक है, हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो बातें हमें समझ में आती हैं क्या उनको समझ में नहीं आती होंगी? डेफिनेटली समझ में आती होंगी। तो फिर जब एप्लीकेशन की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की, तो वहाँ जो हमारे जो ऑलरेडी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के और अंडरस्टैंडिंग भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बोरोइंग का क्या पोर्शन है, तो क्या इनको नहीं पता? बिल्कुल पता है इनको भी ये बातें। क्या इनको नहीं पता कि इन्फ्लेशन की वजह क्या है? इनको भी पता है। तो फिर क्यों वो प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आती है चीजें? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप मुझसे कहें ना कि बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन एज ए कंट्री ओवरऑल देखें ना, हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग की कैपेसिटी का इशू है। आप देख लें कि हमारे पास कितने होम ग्रोन इकोनॉमिस्ट हैं, कम है हमारे पास। इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक कैपेसिटी, इकोनॉमिक थिंकिंग का हमारे पास कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप नॉच इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं? आप खुद हिसाब लगा लें कितनी हैं। हमारे पास कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं टॉप नॉच इकोनॉमिक्स में PhDs निकाल रही हैं? हार्डली है, नहीं, एक या दो अगर हों तो हों, शायद हों। हम कितने साल के इकोनॉमिक PhD सेट के ना कि इकोनॉमिक रिसर्चेस हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे कितने इदारे हैं। हमारे पास कैपेसिटी का जो ना, पहली चीज़ तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग की जो कैपेसिटी है, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी है, उसका सीरियस कंस्ट्रेंट है। ये तो एक बुनियादी मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं बट वो क्या कर रहे हैं, वो टीचिंग कर रहे हैं, तो एकेडमिक ना रियल एक्सपीरियंस चले गए, बाहर चले गए तो चले गए क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब मिल रही है, वो दे आर मतलब मोर इनटू कंट्री में तो अवेलेबल नहीं है ना। जो है वो ज्यादातर, मैं कोई 90% इकोनॉमिक्स को जानता हूँ, दे आर मोर इनटू टीचिंग प्रोफेशन। देखिए ना, इसमें होता ये ना कि इकोनॉमिक्स की या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, या कुछ आर्टिकल्स कंट्रीब्यूशन, कोई SPDC का एक इदारा चलाते हैं, वो बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। देखिए इकोनॉमिस्ट अच्छे हैं लेकिन कम है, और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि इकोनॉमिक्स को एंगेज नहीं किया जाता। बहुत से लोग एकेडमिक्स में चले गए ना। अब एकेडमिक्स के साथ साथ बहुत से लोगों को इंडस्ट्री के अंदर भी होना चाहिए। हमारे पास बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स है, स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इकोनॉमिक्स को एंगेज ही नहीं करती। अब इकोनॉमिक्स अगर एक प्योर एकेडमिक्स में अगर इन्वॉल्व रहेगा और उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्लानिंग प्रोसेस का नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा? तो पहले मेरी राय में तो ये कि हमारे पास अभी भी जो अच्छे इकोनॉमिस्ट जो है ना हमारी कंट्री के अंदर, उसकी मैं नहीं कहता कि अच्छे इकोनॉमिस्ट है ही नहीं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके लिहाज से कमी है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि हम फिर भी लोग मौजूद हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग इनकॉम्पिटेंट, क्यों वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इंप्लीमेंट ना करने की बहुत सारी वजूहत हैं। पॉलिटिकल विल फॉर एग्जांपल, बसा वक्त ये होता है कि गवर्नमेंट अच्छे इकोनॉमिस्ट को ऑनबोर्ड ही नहीं करती। अच्छे इकोनॉमिस्ट अगर मौजूद है, गवर्नमेंट उनको ऑनबोर्ड नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? पॉलिटिकल एजेंडाज आ जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो माफियाज हैं, जो इकोनॉमिक विल के, फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की इंपोर्ट लॉबी है, आपको पता है कि इस इंपोर्ट को बंद होना चाहिए, लेकिन वो इंपोर्ट लॉबी गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रही है, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? तो पहले से पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ इसके अंदर है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम मुस्तकिल बेसिस पर IMF के प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। IMF का एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिस पर दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एतराज़ भी करते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सही है या गलत है? हो सकता है कि हम गलत हों, वो फ्रेमवर्क ठीक हो, लेकिन जो है सो है। जब आप IMF के पास जाते हैं ना, IMF कहता है भाई ये शराइत है,
ये मेरा फ्रेमवर्क है, आपने इम्प्लीमेंट करना है। उसमें आपको वो आपको किस IMF ने कहा तो नहीं था ना कि आप हमारे पास आए, आपको तो अपनी मर्जी से गए थे। वो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, इंटरनेशनल लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है कि जब कंट्रीज का पैसे बिल्कुल नहीं होते IMF के पास जाते हैं। IMF जब ओके करता है तो वर्ल्ड बैंक, ADB, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी फंडिंग अनलॉक हो जाती है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट से बोरिंग करनी है उसके लिए भी IMF की ग्रीन शीट चाहिए होती है कि IMF कहता है चलो ठीक है यार, IMF का प्रोग्राम ठीक चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट से बोरो भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक सर्टेन जो है सर्टेन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो सही है, गलत है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। छोटा सा ये जो है ना, जी हमसे एक बहुत हमारे ही थे, ईस्ट पाकिस्तान थे वो, फिर हमारे बहुत पीछे चलते थे, उनकी करेंसी की वैल्यू भी बहुत कम थी बांग्लादेशी टका जी। और उसके बावजूद आज अगर हम देखते हैं तो वो बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं वो पाकिस्तान को बीट करते हैं। सही है, इवन आपकी जो एक्सपोर्ट है उनकी, आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देख लें, हालांकि वो हमसे पहले कॉटन लेते थे और फिर उस पर आज भी शायद लेते होंगे। तो क्या वजह है कि बांग्लादेश जो है वो काम जिस जगह पे था वो आज वो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। आपने खुद ही कहा ना, फंडामेंटल्स में इन्वेस्ट किया है ना उन्होंने। फंडामेंटल्स में जब इन्वेस्ट करते हैं ना 20-25 सालों में इसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने इतने पॉलिटिकल पंगे नहीं पाले हुए जितने जो है ना हमने पाले हुए हैं। ठीक है जी, इसी वजह से आज जो बांग्लादेशी करेंसी है हमसे आधी है। वो हमारा रुपया तकरीबन 70-75 के आसपास है, तकरीबन उनके 85 के आसपास है। नंबर 1, उनकी करेंसी की वैल्यू हमसे डबल है और उनकी एक्सपोर्ट भी हमसे डबल है। yes. सही है ना। अब इसका मतलब ही हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ अभी जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात हो रही थी कि अगर करेंसी जब डिप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगी। इंडिया और बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, कई सालों से उनकी करेंसी स्टेबल है। उनकी इंडिया की तकरीबन जो है एक्सपोर्ट हमसे कहीं ज़्यादा है, मैनी टाइम ज़्यादा है। इंडिया की सिर्फ जो ICT एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $150 बिलियन के आसपास हैं। उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं $650 बिलियन के आसपास हैं। बांग्लादेश की जो टोटल एक्सपोर्ट है $50 अरब के आसपास है, हमारी $25 अरब है। तो क्या वजह है कि बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे डबल वैल्यू है और उनका जो एक्सपोर्ट भी हमसे, इसका मतलब है वो है एक्सपोर्ट सरप्लस नॉलेज इकोनॉमी। कि भाई उन्होंने अपने इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट किए। हमने पिछले साल में कौन से इकोनॉमिक जोन बनाए, अभी हम कहते हैं ना इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। आपका सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल जोन जो है वो तो कुरंगी और साइट है पाकिस्तान के। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट जनरेट होती है और बिलियंस और खरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप उनकी हालत तो जाके देखें, गटर खुले हुए हैं, कचरों के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं। भाई पहले मैं तो ये कहता हूँ मुझसे कि भाई पहले इकोनॉमिक जोन कहीं और बनाए, बिल्कुल बनाए, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जोन है कोरंगी साइड के, कब्जा ग्रुप्स हैं, पानी नहीं आता, लोगों को पानी माफिया से खरीदना पड़ता है, तो भाई उसको तो ठीक करें कम से कम। जब उसी को हम ठीक नहीं करेंगे, हमारे जो बेसिक प्राइमरी सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो आप बाकी किसी चीज को क्या जाके ठीक करेंगे। तो यही वो फंडामेंटल यूटिलिटीज हमारी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, महंगी हो गई है। अभी आप देखिए ना कि अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगले 9 सालों बाद या 10 साल बाद गैस अवेलेबल नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि गैस के जो रिजर्व्स हैं वो 9% एवरी ईयर से डिप्लीट कर रहे हैं हमारे। तो वील बी बेस्ड ऑन इंपोर्टेड एनर्जी, उसके लिए नए टर्मिनल्स लग रहे हैं। लेकिन आप इंपोर्टेड एनर्जी का आप टर्मिनल भी लगा लेंगे, बट एज ए कंट्री क्या हमारे पास इतने डॉलर्स होंगे कि हम टोटल जो है, आप सोच लें कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा लोकल गैस से आ रहा है। जो लोकल गैस है, सुई गैस है या जो भी है, अगर ये गैस जब खत्म हो जाएगी तो एज ए कंट्री 10 साल बाद क्या हमारे पास इतने डॉलर्स होंगे कि हम वो एनर्जी इंपोर्ट करके और पूरी की पूरी कंट्री को इकोनॉमी जो है ना इंडस्ट्री पर चला सकें। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपने करनी, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, तो इंपोर्टेड गैस की बेसिस पे कैसा मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हमारे पास का क्या प्लान है। ये बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉज हैं इकोनॉमी के अंदर। क्या हमने सोचा कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए कि जो कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे चल सकती हो या सर्विस बेस्ड हो, अच्छा या ऐसी कोई चीज हो। मिसाल के तौर इंडिया की एक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा के पास दुनिया में 4.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना। तो बात ये कि हमारे पास हमने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि हम भी लाखों लोगों को उसके अंदर खपा सकें। यूथ तो पॉपुलेशन बहुत है ना, अच्छा हमारे पास क्या ऐसी कोई है कि हम फूड प्रोसेसिंग में जा सकें या कोई ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे इसमें एनर्जी का इस्तेमाल कम हो। तो हमें इसके लिए 10 साल की प्लानिंग करनी होगी या 20 साल की एटलीस्ट प्लानिंग करनी होगी कि भाई कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे आने वाले वक्तों के लिए फीजिबल हैं और कौन सी नहीं है। आज हम वो प्लानिंग करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, तो 5 या 10 साल बाद जो है उसके नतीजे आना शुरू होंगे। आप देखें बसेस नहीं, हमारे पास कितनी बसेस मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अब आप देखें ना, हम अगर पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वजह है कि हम सोलर बसेस नहीं चला सकते। ये वो चीज़ है कि जिसके लिए आपने देखिए, आपने हम जो इंडस्ट्री अपने हमारे यहाँ एक बात चीज़ होती है, हमेशा एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात हो रही होती है। एक्सपोर्ट के साथ साथ आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ही बात होनी चाहिए। आपने कभी सुना कि हमारी कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी सुनी है आपने? हमेशा सुना होगा एक्सपोर्ट की तो एक पॉलिसी है
कभी आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी सुनी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है अभी ठीक है, जैसे मिसालें हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स बनना शुरू हुए तो एक फिगर आ रही है कि तकरीबन $400 मिलियन की सेविंग हुई, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास गाड़ियाँ जो है, हमारे 30-40 साल से हमारी गाड़ियों का प्लांट लगे हुए, वही सीकेडीज बाहर से मंगाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम सीकेडीज में एक्चुअली हम मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे ना, बस इतनी बड़ी मार्केट है, हम आज तक उसमें वैल्यू चेन में ऊपर जा ही नहीं सके। क्या वजह? हमारी फूड का मैंने आपसे बात की, हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी निल बटा निल है। क्या इंडस्ट्री हमारी? थोड़ी सी है हमारे, हालांकि इतनी एग्री लैंड हमारे पास पड़ी है, हमारी एग्री की ईल्ड्स बहुत कम है। आपको पता है हमारे मुल्क में कंट्री दूध की शॉर्टेज है। कराची में 30 से 40% जो दूध बिकता है वो जाली दूध है, जो एनटीए से आता है, जो एक सर्टन फार्मूला के तहत बनता है। आप डेयरी एसोसिएशन वालों से जाके बात करें, आपको बताएंगे कि कराची में 30 से 40% दूध जाली बिकता है, जो मार्केट्स के अंदर होता है। हाँ, जो एक सर्टन केमिकल फार्मूला के तहत जिस तरीके से ये बनाया जाता है। तो भाई बात ये है कि आपका तो दूध की भी शॉर्टेज है, तो क्या हमको ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते कि भाई जो हमारी लोकल इकोनॉमी के डायनामिक्स के मुताबिक बिल्कुल बन सकती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो लेस एनर्जी इंटेंसिव हैं, पानी की कमी जिसके अंदर चाहिए, जो लोगों को भी खपा सकें। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ सोल्यूशंस पे बात करेंगे नुमान अब्दुल मजीद के साथ। वेलकम बैक नाजरीन जी। ब्राइट शेडोज में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, हम पहुंचे IMF, फिर हमने बात की फंडामेंटल्स पे, हमने बात की कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं खासतौर पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसका चूँकि यूटिलिटीज़ के इशूज़ हैं और बेशुमार मसले हैं। अब नवाज साहब मुझे आना है हल की तरफ, कुछ चीदा ऐसे क्या नुकात होंगे जिन फंडामेंटल्स को हम स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ सकते हैं। बट उससे पहले एक और फंडामेंटल्स पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान की एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारी डेवलप कंट्री सोचती हैं कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है, दैट इज़ यंग पॉपुलेशन। अगर हम जापान की बात करें, मैं खुद सिंगापुर में काफ़ी अर्से काम कर चुका हूँ, वहाँ के इशू क्या है, वहाँ के इशू है, यूरोप में इशू है एजिंग पॉपुलेशन का। जो पहले कभी 50 साल पहले, 40 साल पहले जो कंट्रीज कहती थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, आज वो मज़ीद पॉपुलेशन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं कि आप 3 बच्चे 4 बच्चे मज़ीद ज़्यादा बच्चे पैदा करें। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए यंग पॉपुलेशन। बट पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद यंग पॉपुलेशन, और अभी जो रिसेंट स्टेटिस्टिक्स है अराउंड 70% हमारी यंग पॉपुलेशन है, अगर हम 30s के एज ब्रैकेट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरेशन की हम बात करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा है जनरेशन Z, देन उसके बाद जनरेशन Y एंड X। सो जनरेशन X, Y और Z को अगर हम ऐड कर दें तो ये अराउंड बनता है मोर देन 70%। ठीक है। अच्छा, इस पॉपुलेशन का जो कि डेवलप कंट्री सोचती है कि हमारे पास ऐसी यंग पॉपुलेशन हो, और हमारे पास ये पॉपुलेशन ऐसा लग रहा है कि अगर यही हालात रहे, यही स्टैग्नेशन रही, यानी इकोनॉमी सेम रही और उसी में हम सेम प्रोडक्शन, सेम एग्रीकल्चर, सेम पे चलते रहे, तो ये जो नई पॉपुलेशन है इसका क्या होगा, इनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा, और आगे क्या देखते हैं और सजेस्ट क्या करेंगे? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब खान साहब पावर में आए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री में एजुकेशन का जो फुकदान है, हमें एक एजुकेशन एमरजेंसी लगानी होगी। आज भी हमारा हल यही है कि हमें अपनी कंट्री के अंदर एक एजुकेशन एमरजेंसी लगानी होगी। जो पाकिस्तान का टर्शरी एजुकेशन रेट है, टर्शरी एजुकेशन जो कि हायर एजुकेशन रेट कह रहे हैं, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और हम ये रेट की मैं बात कर रहा हूँ, हम क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। और हमारी क्वालिटी ऑन टॉप ऑफ इट इंतहाई पथेटिक है। यानी अगर आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री के उन लोगों से बात करें जो किसी न किसी तक टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से वाबस्ता है, बताते हैं कि जो हम ग्रेजुएट साल में प्रोड्यूस करते हैं उसका 10% जो है ना उसकी क्वालिटी ठीक है, बाकी 90% बेकार है। जो ना जिनकी ना क्वालिटी ठीक है, ना जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बेसिकली वो दे आर अनएम्प्लॉयबल। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हमने अपनी यूथ को, चाहे वो पाकिस्तान में काम करें या पाकिस्तान से बाहर जाके काम करें, सबसे पहले तो हमने मैसिव इन्वेस्टमेंट करनी होगी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स। पाकिस्तान में भी डिमांड बहुत ज़्यादा, आप देखें ना हमारे मुल्क में डॉक्टर्स कम है, हमारे मुल्क में नर्सिंग स्कूल्स कम है। आप इसकी मिसाल ये लें, पिछले दिनों 25,000 स्टूडेंट जो है ना चाइना में जाके, आपको देखा होगा बहुत सारे चाइना के स्टूडेंट्स जो है स्ट्रैंडेड हो गए थे, जो कोविड की वजह से वापस आए थे, वो जा नहीं पा रहे थे। 25,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट चाइना में जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, बहुत सारे पेड हैं।
तो भाई जो पेड है वो हमारे मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है ना। इसके अलावा ताजिकिस्तान में, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में बहुत सारे जगहों पे पाकिस्तानी स्टूडेंट जाके पढ़ रहे हैं। तो भाई क्या हम इतने नालायक हैं कि हम अपनी कंट्री में वॉर फूटिंग के बेस पे कोई 10-20 जो है मेडिकल कॉलेजेस क्वालिटी के नहीं बना सकते जहाँ हम बच्चों को इंटेक करें। अगर हमें लगता है कि उनकी क्वालिटी में मसला है तो उनको 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम दे दें और उसके बाद जो है हम उनको जो है मेन प्रोग्राम के अंदर ले जाएं। मैंने अरब कंट्रीज़ में देखा बहुत सारों में, जहाँ उन्हें लगता है कि हायर सेकेंडरी के बाद यूनिवर्सिटी जाने से पहले अगर स्टूडेंट्स की क्वालिटी मयार की नहीं है तो यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन के दरमियान जो यूनिवर्सिटी खुद जो है एक फाउंडेशन प्रोग्राम रन करती है, इसमें बच्चों की लिंग्विस्टिक स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स और दीगर स्किल्स पे काम किया जाता है। आप टर्शरी की बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि हमारे पास क्या प्राइमरी और मैं प्राइमरी पे बात रहा था, मैं तो प्राइमरी पे बात रहा था। जो देहात में जो लोग हैं वो क्या बेसिक एजुकेशन भी हासिल कर, मैं उसी पे आया था कि भाई देखें प्राइमरी एजुकेशन रेट पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन 60 कहा जाता है कि 60 और 70% के दरमियान है, जो का वेरी डाउट। उसकी वजह ये है कि उसकी डेफिनेशन हमारी ये है कि एनीबॉडी हु कैन राइट हिज नेम, जो अपना नाम लिख सकता है वो जो है ना एजुकेटेड है। तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। अब मसला ये कि अगर कुछ देर पहले आपने सवाल किया कि हमने पिछले 40-50 साल तो ज़ाया कर दिए, पिछले 75 साल हमारे ज़ाया हो गए एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट। लेकिन जब पिछले 30-40 साल की बात करें, क्या हमने अब हम आज जहां हम खड़े हैं हमने अपनी इकॉनमी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि जो वक्त ज़ाया होना था वो तो हो गया, लेकिन अगले 40 सालों में हम जो है हमारी फाउंडेशन ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ, आप कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। अभी हमने इकोनॉमिक जोन की बात की, आप तो अभी तक यही तय नहीं पाया कर सके कि कराची में कचरा कौन उठाएगा। कचरा माफिया कचरा उठाती है पूरा। आपका जो है आधे कराची को जो पानी है वाटर माफिया के थ्रू जाता है, टैंकर्स के थ्रू जाता है। जब तक आप अपनी ये बुनियादी किस्म के मसाइल हल नहीं करेंगे, लोगों को पीस ऑफ माइंड नहीं देंगे। आप टर्शरी की बात कर, इकॉनमी आपकी यूथ कैसे काम करेगी दुनिया भर में? आप ये देखें कि इस वक्त यूथ की डेवलपमेंट के लिए पहले एक था ना कि एजुकेशन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल्स अब आ गई हैं। एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो सूरत हाल है गर्मियों में जो होती है आपको पता है। चले आप आईटी के कनेक्शन ठीक है, लेकिन कितने यूथ हैं जिसके पास जो है वो लैपटॉप्स या बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि वो दुनिया भर से जो है ना कनेक्ट कर सकें। इसी तरह सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं, आपकी एग्री टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपके इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सब में बहुत गैप है, चाहे वो बच्चे पाकिस्तान में काम करें या बाहर जाके काम करें। लेकिन जब तक आप अपने एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे और हर लेवल ऑफ एजुकेशन पर क्वालिटी, जिसमें आपको नए इदारे बनाने की भी ज़रूरत है, आपने एग्जिस्टिंग इदारों को ठीक भी करना है, आपने टीचर्स की डेवलपमेंट में भी काम करना है। और आप बैठ के क्या कर सकते हैं? देखिए, हम तो ये कर सकते हैं कि हम ऐसे इदारे बनाने की कोशिश करें, किसी हद तक इदारे हम खुद बनाएं या हम लोगों को बात करें। देखिए, हम तो बात तो हम कर ही रहे ना यहाँ बैठ के, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम जो है ऐसे इदारे बनाने की कोशिश करें, या फिर एक और तरीक़ेकार ये है कि वो चंद एक इदारे जो पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अगर आप पाकिस्तान के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उठाएं ना क्वालिटी के, तो मुश्किल से 20 हैं पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 23 लगाने या हर 1 करोड़ आदमी के ऊपर मतलब मुश्किल से एक इदारा है जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ डिसेंट क्वालिटी इंस्टीट्यूशन। अब होता ये है कि आप उन्हीं इंस्टीट्यूशन से कहें कि भाई आप तो एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप अपने ही 3 ब्रांचेस और खोल दें, तो कम से कम ये होगा कि हमारा जो है ना 300% ग्रोथ आ जाएगी। बट क्योंकि एजुकेशन में लर्निंग कर्व क्रिएट होती है ना एजुकेशन के अंदर, उसमें बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो बजाय इसके कि हम री इन्वेंट द व्हील करें, वो इदारे जो हमारे लाइक्स ऑफ IBA एंड आगा खान एंड लम्स एंड दिस एंड दैट, हम उन्हीं से कहें कि भाई आप फॉर एग्जांपल अगर आगा खान मेडिकल कॉलेज है, वो साल के गलबन 100 स्टूडेंट या कुछ लेता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो व्हाई नॉट 1000 स्टूडेंट्स। क्या हम मैं और आप मिलके इन इदारों को या नए इदारों को कन्विंस कर सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर दें एजुकेशन? देखिए, तो मासेस को जाए और इंटरनेट अवेलेबल हो जाए देहातों में, ताकि वहाँ पे हर कोई बंदे की रीच में हो। देखिए, दुनिया भर में तो ये हो रहा है, आई बिलीव कि गवर्नमेंट, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से पुश चाहिए होगा। बहुत सारे लोग इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं। आई नो सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हु आर वर्किंग ऑन इट, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेके आ रही है। अभी गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि अपनी ODL पॉलिसी लॉन्च की ना, ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड लर्निंग पॉलिसी अनाउंस की है हायर एजुकेशन कमीशन ने, जिसमें उन्होंने कुछ स्टैंडर्डाइजेशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं कि कैसे एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने ODL प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उससे ये होगा कि उसके लिए एक रास्ता बन जाएगा। उससे क्योंकि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं ना, उसमें एक तो एक्सेसिबिलिटी ने रीच आउट है, दूसरा उसके अंदर जो है क्वालिटी एश्योरेंस भी है। ऐसा ना होना कि हर दूसरा बंदा जो है ODL पे काम कर रहा हो और क्वालिटी का बेड़ा गर्क हो जाए, जो ऑलरेडी बेड़ा गर्क है। तो ये HEC ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि अपनी ऑनलाइन डेवलपमेंट लर्निंग की पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें वो गाइडलाइंस और वो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी अपने
अपने जो है अपने प्रोग्राम्स को ऑनलाइन ऑफर करना चाहती, तो उन्होंने क्या उसकी डिलीवरी कैसी होगी, उसकी प्रॉक्टरिंग कैसी होगी वगैरह। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मेरा एक सवाल ये है कि हम हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं ना, जनरली मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, एक जनरली हमारा एक वो है ना कि वी लुक फॉरवर्ड। मुझे ये बताइए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, क्या उन्होंने कभी देखा कि एकेडेमिया में क्या हो रहा है? उनको भी तो पता है ना कि क्वालिटी नहीं आ रही है। हैव दे एवर अप्रोच्ड एकेडेमिया? Has academia ever approached the industrialist business? आपको क्या चाहिए? देखिए बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में। अगर तीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, टंडोजाम में है, फैसलाबाद में और एक और है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे रेडी पड़ी हैं फॉर कमर्शलाइजेशन। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है कि जो कमर्शलाइजेबल, वो प्रोडक्ट्स जो कमर्शलाइज की जा सकती हैं, उसको भी अगर आपने इंडस्ट्री के अंदर लेके आना है तो कोई ब्रिज मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेड बॉडीज़ हैं वो भी ये काम नहीं कर रही। देखिए हमारे मुल्क में बहुत सारी इजी मनी अवेलेबल, लोग अपने जान पहचान के बेस पे चीज़ें इंपोर्ट करके रियल एस्टेट में बहुत पैसे बना लेते हैं। तो लोग कहते हैं यार खामखा में इतनी मेहनत करें, नई इंडस्ट्री लगाएं, उसके लिए मेहनत करें, और फिर जैसे कि हमने कहा कि अगर 10-12% आपको बैंक में रख के मिल रहा है तो क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करें। तो ये एक हमारा इंडस्ट्री का, हमारे बिजनेसमैन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज़ में, इन चीज़ों में, आप देखिए लोग आ तो रहे हैं, लेकिन अगेन जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट जिस तरीके से चीज़ों को पुश कर सकती है, और प्राइवेट सेक्टर, हाँ गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करे, उनको फैसिलिटेट करें, उनको गाइड करें। सिर्फ आखिरी 1 मिनट बाकी रह गया है। आपने अभी ट्रेड बॉडीज़ की बात की, तो मैं कहूँगा ट्रेड बॉडीज़ हैं, नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म हमारा CFO क्लब का भी है। जी जी। व्हाट डू यू एडवाइस, हम कैसे गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट और एकेडमिया, इन तीनों को क्या एक 1 लाइन एडवाइस दें? देखिए मैं ये कहूँगा कि वो इदारे जहाँ पे ऑलरेडी R&D हो चुकी है, फॉर एग्जांपल एग्री की बात की, फूड सिक्योरिटी की हमने बात की, तो वो इदारे जो फूड सिक्योरिटी पे काम जैसा भी काम कर रहे हैं, किसी हद तक काम कर चुके हैं, उनके लिए उनके और इंडस्ट्री के B2B सेशंस अरेंज किए जाएं, ताकि वो अगर उनके पास कोई ऐसी, हमारी यहाँ बात इदारे इंडस्ट्रियल रिसर्च के इदारे हैं, तो अगर उनके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लगता है कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट के काम आ सकती हैं, तो उनके लिए B2B के बहुत एक तो डिस्कनेक्ट है ना अभी। तो हमारी एग्री यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल आप ले लें, और हमारी जो इंडस्ट्रियल हैं उनमें अगर हमको ऐसा कनेक्टिविटी क्रिएट कर दें। इसी तरह हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एक जगह जाके बैठे हैं। जब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ के VCs और टेक्नोलॉजी कंपनीज के CEOs एक प्लेटफॉर्म पर जाके बैठेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि व्हेन दे विल टॉक टू ईच अदर, तो इंडस्ट्री बताएगी कि भाई आपके जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये अगर हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते, वी कैन मेक देम सिट ऑन वन टेबल एंड टॉक टू ईच अदर। आई थिंक बहुत बड़ी सर्विस होगी। बहुत ज़बरदस्त एडवाइस है, बहुत शुक्रिया नवाज साहब। नाजरीन, वक्त ख़त्म होता है हमारे शो का। अगले हफ्ते फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। दिस इज़ शहजाद डेरी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।